दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी टेस्ट सीरीज की इस कड़ी में आज मैं आप लोगों के समक्ष बिहार का इतिहास यानी बिहार स्पेशल कुछ क्वेश्चन जो बिहार से संबंधित होता है, जो बीपीएससी अक्सर पूछा जाता है, खासकर बिहार के इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की कला संस्कृति से। तो आज इसी कड़ी में बिहार का इतिहास का कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के पास प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इसे देखेंगे और इससे आप लाभान्वित भी होंगे। और बिहार का जो खासकर बीपीएससी है, जो इस एग्ज़ाम में बिहार से संबंधित खासकर एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन आता ही है। तो अगर आप बिहार से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देख के जाएंगे तो इससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है देखना चाहिए, हर स्टूडेंट को देखना चाहिए बिहार से संबंधित क्वेश्चन, खासकर बिहार के इतिहास, बिहार के भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखना जरूर है। और इससे आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए आज बिहार का इतिहास का पहला क्वेश्चन है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक का लेखक है। तो राजनीति रत्नाकर लेखक पुस्तक कौन है? यहाँ पर देखिए, इसका लेखक है वो है चंद्रेश्वर। ध्यान रखेंगे, बस इतना याद रखेंगे, इसलिए इस पुस्तक का लेखक चंद्रेश्वर है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार का, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? चंद्रेश्वर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य ध्यान रखेंगे, जिसका नाम विष्णुगुप्त भी है और ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी रहे। इसने एक पुस्तक लिखे थे अर्थशास्त्र। उस पुस्तक का विषय है शासन के सिद्धांत और अभ्यास, यानी राजनीति संबंधित है। तो विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य का एक पुस्तक अर्थशास्त्र, मौर्य वंश का प्रथम संस्थापक या प्रथम शासक कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उसके दरबार में या उसका कह सकते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर कौटिल्य ने अपना समय दिए और इसने पुस्तक लिखे। अर्थशास्त्र इसका संबंधित विषय है शासन के सिद्धांत और अभ्यास, यानी राजनीतिक विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो उद्वंत प्रकाश का लेखक है मौली कवि। ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रकाश का लेखक है मौली कवि, ध्यान रखेंगे। इसका और एक दो पुस्तक है, उनको भी जान लीजिए। एक पुस्तक है बाघ सिंह, ठीक है, बाघ सिंह, ध्यान रखेंगे। दूसरी पुस्तक है उद्वंत विनोद, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। उद्वंत विनोद, ये भी ध्यान रखेंगे। तो 3 पुस्तक हो गया। उद्वंत प्रकाश मौली कवि ने लिखा था। इसके बाद मौली कवि का और पुस्तक है बाघ सिंह या उद्वंत विनोद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन के स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखेंगे, ये चारों जगहों से प्राप्त हुए हैं, इस बात का भी ख्याल करेंगे, ठीक है। कहाँ से? यानी पाटलिपुत्रा से, बराबर गुफा से और राजगिरी से। पाटलिपुत्रा में तो खैर मौर्यकालीन स्थापत्य का बड़ा सा घर ही है। आप जाएंगे क्या कदम कुआं के तरफ, तो आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो बिहार में गढ़वाल शासक, ध्यान रखें, गढ़वाल शासक जो थे उनके आधिपत्य के प्रमाण किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मनेर ताम्रपत्र से। तो मनेर ताम्रपत्र से इसका आधिपत्य का प्रमाण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के जो किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका है तुगलक वंश। दोस्तों ध्यान रखें इस बात को लेकर कि तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक कब स्थापना हुई थी? 1320 से 1414 तक चला तुगलक वंश, ध्यान रखेंगे। तो कब से कब? 1320 से 1414 तक चला तुगलक वंश। और इसका संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक।
ममलुक वंश को आप कह सकते हैं गुलाम वंश भी कह सकते हैं, जिसका स्थापना 1206 में हुआ था। खिलजी वंश जिसका स्थापना 1290 में हुआ था। ठीक है, इस तरह याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये था बिहार के किस तुर्क राजवंश का अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो आपका आंसर तुगलक वंश के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातिल नून उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है तिरहुत। तिरहुत याद रखेंगे मिथिला। ठीक है, मिथिला तिरहुत प्रमंडल है, आप कह सकते हैं मिथिला के आसपास के क्षेत्र या मिथिला कह सकते हैं। तो इसका संबंध मिथिला से है, ध्यान रखें तिरहुत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। तो बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम उपयुक्त में सभी यानी फाहियान, युआन चांग या इत्सिंग। ठीक है, फाहियान कब आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। युआन चांग कब आए थे? हर्षवर्धन के समय में। और इत्सिंग कब आए थे? 7वीं सदी में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों आए थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। मुगल काल में, तो मुगल काल में पहला विदेशी यात्री जो आए थे वो है मुल्ला तकिया, ध्यान रखेंगे मुल्ला तकिया बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आए थे? बिहार नहीं आए थे वो है फ्रांसॉय बर्नियर, ये बिहार नहीं आए थे। बाकी मैंड्रिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी ये सब बिहार आए थे। 11 नंबर क्वेश्चन है बहारिस्ताने गेबी किसकी रचना है? तो बहारिस्ताने गेबी रचना है मिर्जा नाथन का। देखिए दोस्तों, बहुत दिमाग मत लगाइए इस पर। ठीक है, बस आप लोग याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए दिमाग में आ जाएगा। और जो क्वेश्चन है वो डिट्टो उठाकर डाल देते हैं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन उसको डाल देते हैं। तो इसीलिए आप सिर्फ इसको एक बार देखिए और जो जो ऑप्शन सही है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। और मान लीजिए कि 10 ही क्वेश्चन पूछा तो 10 क्वेश्चन भी किसी कंपटीटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। 10 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हो गया, एक क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। तो प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ध्यान रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 यानी भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ। आप जैसे कि देखिए मौर्यकालीन के भग्नावशेष है यानी घर है। इसके बाद यात्रा वृत्तांत बहुत कोई आए, मेगास्थनीज आए। इसके बाद ये चीनी यात्री हैं, ये सब आए। इसके बाद बहुत सारे अशोक के अभिलेख हैं, सिक्के हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं। इस सब का सब जानने का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है। तो ये सब है पाटलिपुत्र, प्राचीन पाटलिपुत्र जिसको आप पटना फिलहाल कह रहे हैं, उसको जानने का स्रोत में खासकर मौर्यकालीन का भग्नावशेष दिखाई पड़ रहा है, यात्रा वृत्तांत भी है, धार्मिक ग्रंथ भी है। इस प्रकार इसका सही आंसर उपयुक्त में सभी है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में मौर्यकालीन जो ग्रंथ ये अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं वो आपको प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखेंगे आंसर सी यानी 2, 3, 4, 5 यानी कहाँ से? लोरिया अरेराज से, लोरिया नंदनगढ़ से, सासाराम से और रामपुरवा से। लेकिन यहाँ पालीपुत्र लिखा हुआ है यानी पाटलिपुत्र से नहीं प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखेंगे लघु शिलालेख कहाँ प्राप्त हुए हैं? सासाराम से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे सासाराम से सिर्फ प्राप्त हुए हैं अशोक का लघु शिलालेख। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है, कैसी भाषा है? तो ये कैसी भाषा है? प्राकृत। ध्यान रखेंगे अशोक का जो शिलालेख हुआ करते थे, मौर्यकालीन शिलालेख आप कह सकते हैं, तो उसमें कौन कौन सी भाषा थी? तो भाषा थी क्या? ब्राह्मी, ध्यान रखेंगे ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरामाइक। लेकिन जो बिहार से प्राप्त हुई जो अभिलेख है उसका जो भाषा है वो है प्राकृत, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है, कैसी लिपि है, ध्यान रखेंगे तो लिपि है ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि बिहार से जो मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसकी लिपि कैसी है, ब्राह्मी। अभी मैं बताया आपको कि जो अशोक का अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरामाइक लिपि में लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है, तो मिर्तुल अहवाल की रचना है मुल्ला बहानी की। ठीक है, मिर्तुल अहवाल की रचना किसकी रचना है, तो मुल्ला बहानी का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे सब महत्वपूर्ण है, कृतिलता, कृति पताका, वर्ण रत्नाकर, ये सब जो पुस्तकें थी सब का सब महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, तो यहाँ सब जगह से मिले हैं। धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से, चिरांद यानी छपरा से, चेचर यानी वैशाली एवं सोनपुर से, मनेर से भी मिला है और इन जगहों से सब जगह से धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गया जिले के अपसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो जो राजवंश की बारे में जानकारी मिलती है वो है आपका परवर्ती गुप्त काल, यानी जो गुप्त शासक मेन गुप्त शासक हुआ करते थे उसके बाद जो मुख्य गुप्त शासक नहीं है उसको परवर्ती गुप्त वंश कहते हैं। उन सब का कह सकते हैं अभिलेख, इस अभिलेख में उस राजवंशों के बारे में पता चला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवारनक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है, तो किसके बारे में जानकारी मिलती है, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, देवारनक के अभिलेख परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय के बारे में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो पाल शासक, ठीक है, यानी पाल शासक ध्यान रखेंगे जिसका संस्थापक गोपाल हैं। इसी पाल शासक में धर्मपाल भी आएंगे जो भागलपुर के पास विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किए थे, और इसी पाल शासक में देवपाल भी आएंगे। तो यहाँ पर लिखता है कि पाल शासक के बारे में जानकारी मिलती है, तो जानकारी कहाँ से मिलती है, किससे मिलती है, दोस्तों ध्यान रखेंगे उपयुक्त में सभी से मिलती, यानी देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायणपाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, इसके बाद सी में है महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, क्या है, आपका अथर्ववेद है, इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो बिहार में जो कुछ महाजनपद स्थित थे उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये आपका सही आंसर होगा अंगुत्तर निकाय, यानी बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वहाँ से प्राप्त होती। खासकर ध्यान रखेंगे बिहार में जो महाजनपद स्थित थे 16 महाजनपदों में, उनमें से 3 महाजनपद बिहार में था। एक था आपका कह सकते हैं आप अंग, इसके बाद दूसरा वैशाली और तीसरा मगध। ठीक है, ध्यान रखेंगे अंग, वैशाली और मगध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, तो पाल काल का बौद्ध विहार। ठीक है, यानी पाल के समय में जो बौद्ध विहार का निर्माण हुआ था उससे सराय टीला से प्राप्त, नालंदा सराय टीला से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है, किस बात की जानकारी मिलती है, तो जानकारी मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में, यानी दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जो बौद्ध साहित्य हुआ करता था। ठीक है, यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की
खोज करने वाला पुरातत्वविद थे। वो कौन थे? कनिंघम थे। ध्यान रखेंगे। दयाराम साहनी जो दिखाई पड़े दोस्तों, ये आपको हड़प्पा सभ्यता से जुड़े व्यक्ति हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो पता लगाने वाले व्यक्ति हैं वो है आपके कनिंघम। ठीक है, कनिंघम ने पता लगाए थे नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। किसकी खोज की? तो केसरिया स्तूप कहाँ पर है? चंपारण में। लोरिया अरेराज के अशोक स्तंभ, इसकी भी खोज किए। बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली की प्राचीन स्थल, यानी उपर्युक्त में सभी का खोज किए थे कनिंघम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेह का के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो वर्णित कहाँ है? बृहदारण्यक उपनिषद में इसका वर्णन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों का लिपि है। कैसा लिपि है? तो कोई नहीं, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इसका लिपि कैसा है, ब्राह्मी है। ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर सही होगा उपयुक्त में कोई नहीं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो वो है आपका शेरशाह। ध्यान रखेंगे, शेरशाह यानी शेरशाह सूरी की बात किया जा रहा है। इसका मकबरा सासाराम में है। ठीक है, सासाराम में है, यानी रोहतास डिस्ट्रिक्ट में सासाराम में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो वो है आपका अकबर। ठीक है, अकबर याद रखेंगे, एक महान शासक, मुगल वंश का महान शासक अकबर, इसका अभिलेख बिहार में मिले हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो बौद्ध धार्मिक ग्रंथ या बौद्ध धार्मिक साहित्य का एक ग्रंथ है जिसका नाम है दीघ निकाय, जो प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियर उल मुतखरिन की रचना किसने की? तो ये रचना किया था गुलाम हुसैन तबतबाई ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखें दोस्तों, थोड़ा पेज यहाँ पर गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन चलेगा। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, मध्यकालीन, देखिए यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है, ये नाम थोड़ा बहुत टफ है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि इन लोग का नाम थोड़ा ऐसा ही हुआ करता था। तो देखिए क्या लिखा है, रियाज उस सलातिन को आप क्या करेंगे, 2 से मिला दीजिए। ठीक है, यानी गुलाम हुसैन सलीम से इसको मिला दीजिए। ठीक है, तारीख़े शेरशाही को अब्बास सरवानी से मिला दीजिए। ठीक है, इसके बाद बकियाते मुस्ताकी को मिला दीजिए रिजकुल्लाह से। ठीक है, इससे मिला दीजिए। इसके बाद अफसाना है शाह को मिला दीजिए आप शेख कबीर से। ठीक है, शेख कबीर से। और बसातिनुल उन्स को मिला दीजिए इकतसन देहलवी से मिला दीजिए। ठीक है, इकतसान देहलवी से मिला दीजिए इसको। इस तरह करके आप मिलाएंगे तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ला बहबानी यात्री थे। कहाँ के यात्री थे? तो ईरान के यात्री थे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं। क्या स्रोत हैं? तो ये सारे स्रोत हैं आधुनिक बिहार को जानने के लिए, यानी फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजटर, इसके बाद लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट कुछ है, देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सी में है आपका फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरस्पॉन्डेंस सीरीज,
और इस तरह करके जो तीनों दिया हुआ है, तीनों आधुनिक बिहार को जानने के लिए एक अच्छा स्रोत है। यहाँ पर जो दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट गजेटर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट है, ध्यान रखें रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट इस सब का सब तीनों आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए एक स्रोत है, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डालते हैं, तो वो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डालते हैं। और लास्ट को इसका बिहार के इतिहास का ये अंतिम क्वेश्चन, साहित्यिक इतिहास का ये अंतिम साहित्यिक स्रोत का अंतिम क्वेश्चन है कि अपसर गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं, इनके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। क्या अंकित है, रामायण का, ध्यान रखेंगे रामायण का कथा दृश्य अंकित है। तो ये था बिहार के इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा, ठीक है। तो प्राचीन बिहार का पूर्व ऐतिहासिक बिहार के बारे में कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। अधिक तो नहीं होगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन है, बस 7 क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। तो क्या होता है कि कुछ अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपके जहन में आ जाना चाहिए, बस एक बार आप लोग देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, और बस आपको टिक करके आना है, आपको पीटी पास करना है, ठीक है। और महान होता है ना कि हम बस आपको पीटी पास कर जाना है, इसके बाद आगे मेन के लिए आपको तैयारी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः कब से कब, तो 40,000 ईसा पूर्व, ठीक है। पूर्व ऐतिहासिक काल आरंभ कब होता है, 40,000 ईसा पूर्व से। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं, तो किससे किससे प्राप्त हुए हैं, तो कुल्हाड़ियों का फलक, ठीक है, चाकू एवं खुरपी ये भी प्राप्त हुए हैं, और मृदभान तो प्राप्त हुए ही हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आदि मानव का आरंभिक साक्ष्य मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं, तो ये है आपका पूर्व प्रस्तर युग। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग का साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं, मुंगेर से, ध्यान रखेंगे मुंगेर में आदि मानव और मध्यवर्ती प्रस्तर युग का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर, वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं नवप्रस्तर युग का अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चिरांद यानी सारण से, चेचर यानी वैशाली से, सोनपुर एवं मनेर, ठीक है, इन सभी जगहों से प्राप्त हुए हैं। ये तो 7 क्वेश्चन था पूर्व ऐतिहासिक बिहार से। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऐतिहासिक काल का आरंभ, यानी जिस समय लिखा गया उन सब कालों का आरंभ हो चुका है, तो हो चुका था उस समय कुछ जो क्वेश्चन है बिहार से संबंधित, पूरे देश से नहीं बल्कि बिहार से संबंधित है, उन क्वेश्चन को देखेंगे। अधिक नहीं है, मात्र 9 क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए, आप लोग को फ़ायदा ही होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कब, वैदिक काल। दोस्तों ध्यान रखेंगे जो उत्तर वैदिक काल है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल है, आप इतना समझेंगे वैदिक काल को 2 भाग में बांटा जाता है, ठीक है। वो क्या है, एक है ऋग्वेद, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अगर हम ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेदिक काल के बारे में चर्चा करें तो वो कब से कब है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल की चर्चा करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो इसी बीच में 800 ईसा पूर्व की बात है, ये बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक था, क्या सहायक था, लोहे का उपयोग। देखिए आज बिहार में जो जंगल है लगभग 7% है, लेकिन कभी बिहार में घना जंगल हुआ करता था। इन जंगलों को काटकर बिहार आने में सहायक काम किया, किसने सहायक का काम किया, लोहे का उपयोग। लोहा आया, जंगल को काटते गया और आर्य लोग बिहार की तरफ विस्तार होते चला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति तथा
किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन सा था? तो आपका मगध एवं विदेह तथा अंग एवं लिच्छवी ये बिहार में मुख्य राज्य के रूप में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास के साक्ष्य विवरण मिलता है? तो वो आपका है शतपथ ब्राह्मण। ध्यान रखेंगे, विदेह का प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो वो है आपका मगध। ध्यान रखेंगे, ठीक है, यानी आर्यों के चंगुल से दूर थे और यहाँ पे अनार्य लोग निवास करते थे, वो था मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, वो था विदेह। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था, विदेह। ध्यान रखेंगे, यानी कहने का मतलब है जो जनक थे, जनक राजा सीता की कह सकते हैं पिताजी जनक राजा, उनका बारे में विदेश में चर्चा किया जाता है। तो विदेह का राजा भी थे वो एक ऐसा व्यक्ति ऐसा थे जो व्याकरण से ताल्लुकात रखते थे, साहित्य से भी और दर्शन शास्त्र से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो ये राज्य के लोगों किस राज्य के लिए? मगध के लिए। ठीक है, तो मगध के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया अथर्ववेद में। ठीक है, बिहार में कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? वो था आपका विदेह, जो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलता है? तो आपको मिलता है, ध्यान रखेंगे, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बिहार संबंधित महाजनपद। देखिए, महाजनपद को जानने से पूर्व यहाँ पर जो बिहार संबंधित है, आप इतना जान लीजिए कि उस समय द्वितीय नगरीकरण हो चुका था और 16 महाजनपद में पूरे भारत को बांट दिया गया था, भारतवर्ष को कह सकते हैं। तो उन्हीं महाजनपद में खासकर 3 महाजनपद जो बिहार में थे, वो था अंग, यानी जिसकी राजधानी चंपा, मगध जिसकी राजधानी राजगिरी, और तीसरा वज्जी जिसका राजधानी वैशाली था। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसी महाजनपद के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित है? वो आपका 3 है। ठीक है, यानी 16 महाजनपदों में 3 बिहार से संबंधित है, जिसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में नहीं है? अभी मैं आपको बताया कि अंग जिसकी राजधानी चंपा है, वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली है, मगध जिसकी राजधानी राजगिरी है। तो यानी वत्स जो है ये बिहार से संबंध नहीं है, इसकी राजधानी हुआ करता था कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी, यानी ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो ये था आपका भागलपुर, मुंगेर। आज के भागलपुर, आज के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में अंग महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ हुआ करता था? याद रखेंगे चंपा। ध्यान रखेंगे चंपा उसका राजधानी हुआ करता था। आपको मैं बताया वैशाली वज्जी का राजधानी, इसके बाद गिरिब्रज मगध राजधानी, और जो गया है वो मगध के क्षेत्र में ही आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित थे? तो वो था आपका मगध। ध्यान रखेंगे मगध महाजनपद की राजधानी क्या था? गिरिब्रज या राजगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो पृथक करने वाली नदी है चंपा। ठीक है, भागलपुर से जो ही आप आगे बढ़ेंगे, यानी मुंगेर की तरफ, जमालपुर की तरफ बाय ट्रेन से एक नदी दिखाई मिलेगा आपको, जिसे चंपा नदी के नाम जाना जाता है। तो वो चंपा दोनों महाजनपद को अलग करते थे। बिहार में स्थित
कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो वो था आपका वज्जी, जो 8 राज्यों का संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करता था। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो ये आपका चेदी जो है ये सम्मिलित नहीं था, बाकी लिच्छवी, यात्रक या विदेह शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बात और जान लीजिए, चेदी का जो राजधानी हुआ करता था वो है शक्तिमती। ठीक है, शक्तिमती, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ की राजधानी था, तो आपको मैं बता चुका हूँ बहुत बार कि यहाँ पर कहाँ था, वैशाली था। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? वो था आपका वज्जी। 8 राज्य मिलकर ये बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसापुर 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थित था या कहाँ थी? वो आपका वैशाली में, ध्यान रखेंगे, वैशाली में। यानी आप कह सकते हैं इस तरह कि बिहार का वो बिहार आज जहाँ पे हम लोग अभी निवास कर रहे हैं, तो बिहार से ही यानी धर्मों का रास्ता निकलते हैं और बिहार से ही गणतंत्र का रास्ता भी निकलते हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में बिहार ही एक ऐसा भूमि है जहाँ से धर्म की उत्पत्ति या गणतंत्रात्मक व्यवस्था की उत्पत्ति दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज हुआ करता था। मगध का राजधानी वैशाली भी हुआ और पाटलिपुत्र भी हुआ, लेकिन प्रारंभिक राजधानी क्या है? गिरिब्रज है, यानी राजगिरी है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में एक था। ठीक है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, कौन थे? अंग, ध्यान रखेंगे, अंग जो एक महाजनपद हुआ करता था। वैशाली महाजनपद नहीं था, ये राजधानी था। चंपा भी राजधानी था और नालंदा तो खैर न राजधानी न महाजनपद हुआ करता था। तो वैशाली किसका राजधानी है? वज्जी का, और चंपा किसका? अंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ये था आपका महाजनपद बिहार से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आप लोग पूरा अच्छा से पढ़ के जाएंगे बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए, क्योंकि ये दोनों धर्म बिहार संबंधित, मैं अभी आपको बताया कि बिहार से ही धर्मों का उत्पत्ति आप कह सकते हैं। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों बिहार संबंधित है और प्रत्येक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर। तो देखिए, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था कहाँ? कुंडल ग्राम में। इस बात का ख्याल रखेंगे। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, महावीर का जन्म स्थान कुंडल ग्राम बिहार के किस जिले में है? तो वो जिला आपका है वैशाली। ठीक है, वैशाली, ध्यान रखेंगे। जिसका जन्म कब हुआ था? ये आमतौर पर अवधारणा है कि 540 ईसा पूर्व में इसके जन्म को माना जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी का पिता सिद्धार्थ का संबंध था, किससे संबंध था? वज्जी संघ से संबंध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का माता त्रिशला विदेहदत्ता राजकुमारी थी, कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की राजकुमारी थी, यानी चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? पावापुरी में दिया था, या नालंदा जिला में स्थित है। महावीर स्वामी की मृत्यु या निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावापुरी में, जहाँ पे उसने अंतिम उपदेश दिए थे, वहीं उसकी निर्वाण की प्राप्ति भी हुआ था। प्रथम जैन संगति, ध्यान रखेंगे, प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था प्रथम जैन संगति। ठीक है, प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि दूसरी जैन संगति कहाँ हुआ था? तो दूसरी जैन संगति हुआ था आपका वल्लभी, गुजरात में हुआ था। ठीक है, और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि दूसरी संगति जो हुआ था वो कब हुआ था? 1513 या 1526, कहीं 13 कहीं 26 भी दिखाई पड़ता है, 513 या 526 में हुआ था, वल्लभी गुजरात में हुआ था। और इसका अध्यक्षता किए थे देवार्धी क्षमा शर्मन। ठीक है, याद रखेंगे, देवार्धी क्षमा शर्मन, इसने
इसकी अध्यक्षता किए थे। दूसरी संगति वल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो शासनकाल किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो किसने किया था? स्थूल भद्र ने किया था। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसमें कार्य हुए, क्या कार्य हुए थे? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो कार्य हुए थे उनके बारे में थोड़ा मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। इसमें हुआ यूँ था कि जो महावीर स्वामी के बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचालन हुआ था, या आप कह सकते हैं कि उसका इकट्ठा किया गया था, सबको एक जगह पे संचयन किया गया था, और साथ में 12 अंगों का संकलन भी किया गया। और इसी संगति में जैन धर्म 2 संप्रदाय में बंट गया। कहने का मतलब है श्वेतांबर और दिगंबर में बंट गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर। इसका सही आंसर होगा बी, जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म 2 भागों में बंटा। कौन कौन भाग? श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली है, वो कहाँ थे? चंपा, यानी अंग महाजनपद का चंपा में इसका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का मतलब यहाँ से इससे लगाइएगा कि जो बौद्ध धर्म जो हम लोग पढ़ते हैं, तो बौद्ध धर्म पूरे इंडिया के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो बिहार से संबंधित है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और वैसे भी बौद्ध धर्म का जन्म ही बिहार से है, तो आपको जानना भी जरूरी है। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। कहाँ गए थे? तो गए थे वैशाली के समीप कलार के आश्रम में। ठीक है, और ध्यान रखेंगे जो गृह त्याग हुआ था वो सिंबॉलिक अर्थ क्या है? सिंबॉलिक है घोड़ा। ध्यान रखेंगे, यानी घोड़ा से चढ़कर गौतम बुद्ध यात्रा किए थे, अपना घर को त्याग दिए थे। सेकंड क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य या 5 ब्राह्मण मिले थे? तो कहाँ मिले थे? उरुवेला यानी बोध गया मिले थे, और इन्हीं 5 ब्राह्मण को सबसे पहले अपना उपदेश भी दिए थे। गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ से प्राप्त हुआ था? बोध गया से प्राप्त हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे में। गौतम बुद्ध को किस नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वो निरंजना नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ पर एक पीपल वृक्ष हुआ करता, उसी नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन सा कार्य हुए? तो प्रथम बौद्ध संगति में जो कार्य हुए थे वो कार्य हुए थे बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन, यानी शुद्ध पिटक और विनय पिटक में किया गया था। ठीक है, दूसरी बातें यहाँ पर याद रखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति की बात किया जा रहा है, तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और शासक कौन थे? अजातशत्रु। और इस संगति का अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, तो ध्यान रखेंगे इस बात को भी। और दूसरा बात है यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो बुद्ध के शिक्षाओं या उपदेशों का संकलन जो किया गया था शुद्ध पिटक और विनय पिटक में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। देखिए लिखा हुआ साफ साफ वैशाली में हुआ था। ठीक है, इसमें किए गए कार्य थे, क्या कार्य थे? बौद्ध धर्म 2 भागों में अस्थावीर और महासंघी के रूप में विभाजित हो गया, यानी बौद्ध भिक्षुओं के बीच में यहाँ पर मतभेद हुआ और यहाँ पर 2 भागों में बटा, अस्थावीर और महासंघिक में। इस बात का और ध्यान रखेंगे कि जो दूसरा बौद्ध संगति हुआ था ये वैशाली में हुआ था। इस बात का तो ध्यान, इस बात तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है, याद रखेंगे इस बात को भी कि उसमें शासक हुआ करता कालाशोक। समय है 383 ईसा पूर्व और इसकी अध्यक्षता किए थे सबक मीर द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। समय है अशोक के समय। ठीक है, कब किए गए थे? 250 या 51 ईसा पूर्व में। इसका अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्तम तिस्सा ने किया था। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये है, इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो इसमें किए गए कार्य है कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। ध्यान रखेंगे, पहला संगति में 2 पिटक यानी 2 टोकरी शुद्ध पिटक और विनय पिटक, और तीसरा में अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? तो संबंध तीनों से रहा, यानी बोध गया, राजगीर
और वैशाली से रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित है, सब सम्मिलित है, यानी बाढ़ से भी हो सकता है, अग्नि से भी हो सकता था और आंतरिक कलह से भी हो सकता है, यानी उपयुक्त सभी से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिए। ठीक है, गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे, यानी जहाँ पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है वहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पर वो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। ठीक है, और आज के लिए बस इतना सी बातें हैं। लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, वो कहाँ हुआ था? नालंदा में हुआ था, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष, अगला वीडियो में आएगा। आप लोग जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, आपको बहुत से फ़ायदा होने वाले हैं। खासकर बीपीएस संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार से, खासकर बिहार के इतिहास और भूगोल से, मैं कोशिश करूँगा कि आप तक सारा क्वेश्चन को पहुंचाया जाए और इससे आप लाभान्वित होइए और आप एग्ज़ाम पास होकर आइए। ये मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। चलिए जुड़े रहेंगे दोस्तों, एक लाइक कीजिएगा और जो सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।